गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम इस सीरीज में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, इन्फेक्शन के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम डिस्कस करेंगे अपने बाकी माइक्रोब्स के बारे में, जिसमें से आज हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे वायरस के बारे में। हम ये जानेंगे वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा अलग है बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और इसमें हमारी हेल्प करने के लिए हमेशा की तरह हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर जीवाणु साथ होंगे। अरे मिस्टर जीवाणु, आप नीले कैसे पड़ गए? आपको क्या हो गया? क्या आपकी तबीयत ठीक है? मिस्टर जीवाणु कह रहे हैं नहीं सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों सर, क्या हुआ आपको? क्या बोला? आपको क्या हो गया सर? आप कैसे बीमार पड़ गए? आप तो जीवाणु हो, आप भी बीमार पड़ते हो क्या? बोले हाँ सर, बीमार तो हम भी पड़ते हैं। आपको हुआ क्या? डॉक्टर बोल रहे हैं कि मुझे वायरल इन्फेक्शन हो गया है। ओ माय गॉड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वायरल इन्फेक्शन हो गया? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अच्छा, आपने पहली बार सुना है? कोई बात नहीं सर, आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि होता नहीं है। अभी होता तो है और इसने मेरी तबीयत ख़राब कर रखी है। तो इसका मतलब वायरस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि वायरस ने हमारे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑलरेडी बीमार बना दिया। ठीक है, तो हम इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वायरस में ऐसा क्या खास है जो हमारे प्यारे मिस्टर जीवाणु जी की स्माइल को ख़राब कर सकता है। तो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वायरस। ठीक है, एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा सा रिव्यू लेना चाहूँगा। पिछले वीडियो में, बैक्टीरिया के वीडियो में, हमने आपसे पूछा था कि बैक्टीरियल डिजीजेस हमने मेंशन किए हुए थे और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हमको बताएं कि इस पर्टिकुलर डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा है। तो क्या आपको कुछ याद है? आपको बैक्टीरियाज कौन कौन से थे आपको भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है बैक्टीरिया को लेकर तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी सीरीज वायरस पे, जिसने हमारे मिस्टर जीवाणु सर को बीमार कर दिया। अभी जीवाणु सर की स्माइल नहीं है यहाँ पे। जीवाणु सर बोल रहे हैं कि मैं तो बीमार हूँ सर, मेरे को क्या हो गया? मेरे को वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो क्या होता है वायरल इन्फेक्शन और वायरस क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये जो वायरस का फ़ोटो है ना, इसको ध्यान से देखो। इसमें आपको ये राउंड राउंड चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जिसके अंदर आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, इसमें ना यहाँ पे कहीं कहीं पे गैप है। ये जो गोल गोल सी चीज़ें हैं, इसके अंदर बीच में गैप है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? इसमें आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ज़रिए वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करता है और उसके अंदर फिर अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, और इसी को कवर अप करने का काम करता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी या एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। ठीक है, एंटी वायरल ड्रग्स जो होते हैं ना, वो इन्हीं को कवर करने का काम करता है। कैसे करता है वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वायरस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वायरस का साइज बैक्टीरिया का 1/100वां हिस्सा होता है, यानी कि अगर बैक्टीरिया 100 यूनिट का है तो वायरस सिर्फ 1 यूनिट का होगा। इतना ज़्यादा छोटा होता है वायरस। आप ये समझ लो, ये बैक्टीरिया का साइज है। ऐसे ही कुछ था हमारा बैक्टीरिया, तो वायरस सिर्फ इतना बड़ा ही होगा। इतना साइज, कम साइज होता है वायरस का। अब आप समझ रहे हो, जहाँ बैक्टीरिया नहीं जा सकता वहाँ पे वायरस जा सकता है, और इसीलिए जब ये वायरस इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा तो बैक्टीरिया को बीमार कर देगा। हमारे जीवाणु सर ऐसे ही तो बीमार हुए हैं। हमारे वायरस ने बैक्टीरिया को इन्फिल्ट्रेट कर दिया और उनको बीमार कर दिया। तो इतना छोटा होता है वायरस, और इतना छोटा होने की वजह से क्या ये हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा? नहीं दिखेगा सर। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इतना ज़्यादा छोटा होता है ये। ठीक है, तो ये वायरस की एक बहुत ही ख़ास चीज़ है। इसको देखने के लिए हमको अलग टाइप के माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि सबसे पहला वायरस कब डिस्कवर किया गया था? किस साल में डिस्कवर किया गया था और किसने डिस्कवर किया था? विद होम, किसने डिस्कवर किया था? मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये कब और किसने डिस्कवर किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, सेकेंड थिंग,
बैक्टीरिया ओनली रेप्लिकेट्स इन लिविंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। बैक्टीरिया पे लगा वो सॉरी बैक्टीरिया कह रहा हूँ, वायरस पे लगातार रिसर्च पे रिसर्च चल रही है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक साइंटिस्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर हम वायरस को अच्छे से समझ गए तो हम इंसान के जीने और मरने की जो रहस्य है उसको भी अच्छे से समझ जाएंगे। वी कैन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग वायरस कंप्लीटली। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ वायरस। ठीक है, नाउ तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया ऑल्सो। ये तो हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। ठीक है, हमारे जीवाणु साहब इन्फेक्ट हो गए थे। क्यों? ऑलरेडी इतना छोटा होता है कि वो बैक्टीरिया के अंदर भी जा सकता है। अच्छा, ये लिविंग सेल्स की जब हम बात कर रहे हैं कि ओनली रेप्लिकेट लिविंग सेल्स, तो इसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, यहाँ तक कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन सब के अंदर ये इन्फेक्ट हो सकता है। इसका मतलब वायरस से प्लांट भी बीमार पड़ सकते हैं, प्लांट्स को वायरस लग सकता है, एनिमल्स को वायरस लग सकता है, एनिमल्स में ह्यूमंस भी आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया या फंगस को भी वायरस इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, हाईली कंटेजियस होता है सर। एक बार अगर वायरल बीमारी फैली तो वो सबको होके ही रुकेगी, वो रुकती नहीं है वायरल बीमारी फिर। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं होता। इम्यूनिटी इज द ओनली ट्रीटमेंट। यानी कि अगर नेचुरली आपको उस पर्टिकुलर वायरस से इम्यूनिटी हासिल है बाय बर्थ, या आपने इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन ले रखा है किसी पर्टिकुलर वायरस का, तो वो वायरस आपको असर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने इम्यूनाइजेशन नहीं ले रखा है तो फिर आप उस वायरस से बीमार पड़ोगे। और हाईली कंटेजियस होता है, इसका मतलब एक बार अगर आप बीमार पड़े तो आपके आसपास के जितने सारे लोग हैं वो सारे के सारे बीमार पड़ते चले जाएंगे। ये बात आप समझ लो। क्यों होता है ऐसा? सीजनल इन्फेक्शन सुना होगा, सीजनल फ्लू सुना होगा। एक सीजन आता है कि सारे के सारे बुखार चढ़ जाता है सबको, उसको हम लोग वायरल फीवर बोलते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि हाईली कंटेजियस है और लगातार चलता जाता है। और इसी वजह से वायरस को बहुत सारी जगहों पर वेपन्स की तरह भी यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल वेपन सुना है आपने? बायोलॉजिकल वेपन, जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तो दुनिया ने कहा था कि चाइना ने एक बायोलॉजिकल वेपन छोड़ दिया है, कोरोना वायरस नाम का। ठीक है, तो वायरस को हम बायोलॉजिकल वेपन में भी यूज़ कर सकते हैं और लोगों ने ऐसा किया है। हालांकि ये प्रैक्टिस पूरी तरह से बैन है, ये रिकमेंडेड नहीं है, और ये एक वॉर क्राइम में आता है। ठीक है, खैर ये आपके डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अच्छी बात यह है कि बाय नेचर मोस्ट ऑफ द वायरस आर नॉन डेडली। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पर्सन है, इसको वायरस लग गया, ये बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने के बाद इसका एक टेन्योर होगा, एक कैलेंडर टाइम पीरियड होगा, 7 दिन या 14 दिन का। मोस्टली 14 दिन का होता है, या 20 दिन और 1 महीने का भी हो सकता है, 28 डेज का भी हो सकता है। इस दौरान में ये पर्सन बीमार भी पड़ेगा। बीमार होने के बाद ये अपने आप ठीक होगा, और अपने आप ठीक होने के बाद इसके अंदर कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर वायरस के लिए इम्यूनिटी भी जनरेट हो जाएगी। ये नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, क्यों बोला जाता है कि अगर आपको एक बार डेंगू हो गया तो आपको दोबारा उस पर्टिकुलर स्ट्रेन का डेंगू नहीं हो सकता, आपको डेंगू दूसरे स्ट्रेन का होगा। या फिर अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स तो सभी ने सुना होगा, अगर किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो उसको लाइफ में कभी दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता, क्योंकि चिकन पॉक्स होने के बाद जो उसके वायरस की इम्यूनिटी बन जाती है वो लाइफ टाइम रहती है, ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी होती है। जब हम इम्यूनिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम उसमें इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, एक्वायर्ड होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है इम्यूनिटी की। इन चीज़ों पर भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसका एक अलग चैप्टर बनाकर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इतनी चीज़ें समझ लेते हैं कि वायरस के कुछ सॉरी वायरस के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। वायरस बैक्टीरिया से ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि हम इसको रोक नहीं सकते, और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तो हमारे पास ढेर सारी एंटीबायोटिक्स हैं। वायरस से लड़ने के पास हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स बहुत कम होते हैं और रेकमेंडेड भी नहीं होता। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो हम सिर्फ उसको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। कैसा ट्रीटमेंट देते हैं सर? सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब
जो पेशेंट सिम्टम शो कर रहा है हम वैसा ही उसको मेडिसिन देंगे। अगर फीवर शो कर रहा है तो हम उसको एंटीपायरेटिक दे देंगे, अगर वॉमिटिंग शो कर रहा है तो हम उसको एंटी एमेटिक दे देंगे, अगर पेन है उसको तो हम उसको क्या एनाल्जेसिक दे देंगे। यही हम उसका ट्रीटमेंट कर ही सकते हैं। सिर्फ हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और वेट करते हैं कि जो वायरस का टेन्योर है वो अपने आप ख़त्म हो जाए और पेशेंट अपने आप ठीक हो जाए। कोविड के केस पे भी मैक्सिमम यही हुआ था। जो हल्के से इन्फेक्टेड थे, मतलब जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया गया था। जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम था उन्हीं को एंटी रेट्रोवायरल ड्रग पे डाला गया था। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है सर आपके लिए। मुझे एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग का नाम बताइए जो आपने सुना हो। सुना ज़रूर होगा डेफिनेटली, कोविड के टाइम पे सब ने एंटीवायरल ड्रग का नाम ज़रूर सुना होगा। मुझे बताइए कि आपने कौन से एक एंटीवायरल ड्रग का नाम सुना है। ठीक है, ये एक और आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट में मुझे आंसर करोगे। सेकेंड थिंग, अब हम वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे कि वायरस की सबसे पहली बार खोज किसने करी और कब करी गई थी। ठीक है, तो बैक्टीरिया की खोज तो एंटोनी ने की थी, लीवेनहुक ने की थी। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया उन्होंने बैक्टीरिया देखा। वायरस के साथ सीन ये हुआ था कि 1892 में, ठीक है, बैक्टीरिया की खोज कब हुई थी? 1676 में, लगभग 200 साल बाद, 200 साल के बाद वायरस की खोज हुई। किसने खोज करी? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री, DMITRI, डिमिट्री। इन्होंने एक खास तरह का माइक्रोस्कोप डेवलप किया जो बहुत छोटे से छोटे को भी देख सकता था। वो एग्जामिन कर रहे थे किस प्लांट को, सोचो अभी हमने कहा ना वायरस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सर, ये एग्जामिन इंसान को नहीं कर रहे थे, ये एग्जामिन कर रहे थे टोबैको प्लांट को। तंबाकू होता है ना, तंबाकू, इस प्लांट को एग्जामिन कर रहे थे। और इन्होंने सबसे पहले ये दिया था नॉन बैक्टीरियल डिजीज, मतलब बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ है जो बीमार कर रहा है। किसको कर रहा है? टोबैको प्लांट्स को कर रहा है। 1892 में इन्होंने डिस्कवर किया था कि कुछ है, बैक्टीरिया के अलावा नॉन बैक्टीरियल डिजीज हो रही है टोबैको में, और वहां से वायरस की खोज हुई थी। बाद में इसको इंसानों पे भी खोजा गया था। अब आप समझ रहे हैं ये क्या चीज़ है वायरस। ये सबसे पहले जो डिस्कवर ही हुआ वो डिस्कवरी प्लांट्स में हुआ, इंसानों में तो हुआ ही नहीं। और उसके बाद वो चिकन पॉक्स और वगैरह वगैरह जितने भी वायरस जैसे ही डिस्कवर होना शुरू हो गए, वायरस के डिस्कवर होने के तुरंत बाद वैक्सीनेशन भी डिस्कवर हुआ। क्यों? क्योंकि वायरस का तो इलाज ही नहीं ना, वायरस का इलाज तो वैक्सीन ही था। तो जैसे ही वायरस डिस्कवर हुआ फिर ये पता लगा इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करती, लेकिन इसकी इम्यूनिटी बन जाती है। जब किसी वायरस से कोई पर्सन इन्फेक्ट होता है तो उसकी इम्यूनिटी बनती है, तो उसका वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीन कैसे होती है, वैक्सीन पर भी एक डिटेल्ड लेक्चर होगा, एक पर्टिकुलर वीडियो उसके बनाएंगे। उसमें हम बनाएंगे वैक्सीन कितने टाइप की होती है, कैसे बनती है, उसको कैसे हम सिक्योर करते हैं, कोल्ड चेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैक्सीन बनाने का प्रोसेस बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वैक्सीन कभी भी लैब में केमिकल से नहीं बनती, ये जिंदा जानवरों से ही बनती है और उनके ब्लड और सीरम का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में। खैर चलो, इतनी बात हमारी आ गई। देन हम अपने अगले क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं कि चलो वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाँ, एक एंटी रेट्रोवायरल ड्रग पे डिस्कशन हम बाद में करेंगे। चलो, प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरस। अब हमें ये तो समझ में आ गया सर वायरस है तो बहुत गंदी चीज़, अब वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, इम्यूनाइजेशन इज़ द ह्यूज हेल्प, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट टूल। सबसे पहले तो आप वायरस से बचिए। कैसे बचोगे, प्रिवेंशन कैसे करोगे? आपने स्टैंडर्ड प्रिकॉशन का यूज़ करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होते हैं इसकी डिटेल क्लास अलग से लगेगी, अभी बाद में आएगी, चेन ऑफ इन्फेक्शन के बाद आएगा। ठीक है, प्रिवेंशन, आप वायरस हर जगह मौजूद है, जैसे बैक्टीरिया हर जगह मौजूद थे, इसी तरह से वायरस के साथ एक सीन ये होता है। वायरस एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये सीजनल होता है, मतलब इसका एक सीज़न आएगा, उस टाइम पे ये खूब तेज़ी से बढ़ेगा और उसके बाद अपने आप सप्रेस हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, आप किसी तरह के एक्सपोजर से बचें, और आप किसी तरह के टॉक्सिन से बचें। टॉक्सिन मतलब जैसे टोबैको हो गया या अल्कोहल हो गया कंजम्पशन, इन चीज़ों से बचें। सेकंड,
इम्यूनाइजेशन ज़रूर लीजिए सर। कोविड का इम्यूनाइजेशन स्टार्ट हुआ, पता नहीं कैसे किसने ये मिसकंसेप्शन फैला दिया कि अगर कोविड का इम्यूनाइजेशन करोगे तो बेबी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। कोविड के इम्यूनाइजेशन का फर्टिलिटी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन किसी ने मिसकंसेप्शन फैला दिया और लोगों ने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया, बहुत सारे लोगों ने नहीं कराया। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे मत जाएं। न्यू बॉर्न का इम्यूनाइजेशन तो ज़रूर कराएं, और जो भी इम्यूनाइजेशन आपके पास अवेलेबल है उनको ज़रूर लें। ठीक है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट टूल। हॉस्पिटल में हम इसी पूरी सीरीज़ की ही बात कर रहे हैं, तो इसको तो आप समझ ही रहे होंगे, तो इस पर डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सर। इसके पहले एक और चीज़ है, आई थिंक हमारी एक स्लाइड मिसिंग है इसमें से। प्लीज़ होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके हाँ, तो एक स्लाइड हमारी मिसिंग थी और वो थी ये वाली। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट वायरस के बारे में ये लिखा हुआ है, वायरस आर कंसिडर्ड एज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि वायरस को अगर हमने समझ लिया तो हम इंसान के जीने और मरने के रहस्य को जान जाएंगे। वी कैन सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ बिकॉज वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो। क्यों? क्योंकि एक टाइम पीरियड आता है जब वायरस अलाइव भी होता है, एक्टिव भी होता है, और एक टाइम पीरियड आता है जब वायरस बिल्कुल डेड हो जाता है। बिल्कुल डेड हो जाता है मतलब अगर आप उस टाइम पे उसको एग्जामिन करोगे ना, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। मतलब मौसम, सीज़न चेंज हुआ सर, ठीक है, सीज़न चेंज होने के बाद वायरस ने देखा कि ये सीज़न हमारे लिए कंपैटिबल नहीं है, ठीक है, वायरस डेड हो जाता है। टेम्परेरी डेथ है उसकी, वो अपनी मर्जी से मर सकता है, वो डेड हो जाएगा। और जब सीज़न चेंज होगा, सिचुएशन उसके हिसाब से कंपैटिबल हो जाएगी, वायरस दोबारा से अलाइव हो जाएगा। जब ये दोबारा से अलाइव हो जाएगा तो फिर ये किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल को पकड़ेगा और उसके अंदर जाके उसको इन्फिल्ट्रेट करेगा, फिर उसके बाद अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करने के बाद वो फिर क्या करेगा, फिर दूसरों पे फैलेगा। कंटेजियस तो होता ही है ये। फिर उसके बाद जब इसका सीजन चेंज हो जाएगा तो ये फिर गायब हो जाएगा, फिर ये डेड हो जाएगा। आपने देखा है जब बारिश का सीजन होता है तब ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं वायरल डिजीज से, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तब लोग बीमार पड़ते हैं वायरल डिजीज से, उसके बाद नहीं होता। डेंगू का एक सीजन होता है, अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी इस टाइम पे डेंगू के केसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। एक टाइम आएगा मार्च अप्रैल में जब बारिश होगी, डेंगू के केसेस ताबड़तोड़ बढ़ेंगे। खैर उसका रीज़न तो हमारा ये भी है कि जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उसकी वजह से मॉस्किटो बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, तो वो डेंगू को सर्कुलेट करने का काम करते हैं, वो भी एक रीज़न है। बट एक तरह से वायरल डिजीज़ सीजनल होती है। तो वायरस की सबसे ख़ास बात यह है कि ये लिविंग और डेड दोनों के बीच की कड़ी है, और इसीलिए इस पर इतने ज़्यादा रिसर्चेस चल रहे हैं कि ये समझ में आए कि ये कैसे होता है, कैसे आप अपने आप को मार कर दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। वायरस ऐसा कर सकता है और ऐसा करता है। जैसे कि हाउ एवर when the virus enters a living cell it obtains energy from the host and start reproducing। ये सिंपली एक कार की तरह है जिसका पेट्रोल खत्म तो कार बंद, इंजन बंद, और पेट्रोल डाल के आपने स्टार्ट कर दिया तो कार फिर से चलने लगी। ये वायरस बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं, और इसीलिए वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। वायरस जल्दी से ख़त्म नहीं होते। अच्छी बात यह है कि वायरस ज़्यादा डेडली नहीं होते, जानलेवा नहीं होते ज़्यादातर वायरस। वो बस आते हैं, टेन्योर पूरा करते हैं और जाते जाते हमें इम्यूनिटी भी दे जाते हैं। और जो डेडली डिजीजेस हैं वायरस से, उनके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जो नहीं है उनके लिए तो हमें प्रिकॉशन ही करना पड़ेगा। नाउ हम बात करते हैं कुछ स्पेशल वायरल डिजीजेस की और उनके कुछ स्पेशल केसेस की। इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है सर। सबसे पहला है HIV। ये वायरल इन्फेक्शन आई विल से या तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा डेडली हैं। ठीक है, सबसे पहला हम बात करते हैं HIV की। HIV वायरस आप सबको पता है। हेपेटाइटिस वायरस आपको सबको पता है। हेपेटाइटिस वायरस कितने होते हैं? A होता है, B होता है, C होता है, E होता है। ये सारे हेपेटाइटिस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये है सर और ये नर्सिंग के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, कौन सा हेपेटाइटिस वायरस फीको ओरल रूट से जाता है?
मतलब रूट क्या होता है, खैर उस पर तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है नर्सिंग के एग्जाम में कि हेपेटाइटिस का कौन सा वायरस फीको ओरल रूट से जाता है। मतलब हेपेटाइटिस ए है या बी है या सी है या ई है, ये चार ऑप्शन आते हैं। उसमें आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट का है। अगर आंसर पता है तो मुझे कमेंट में करके बताओ, नहीं तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे जब हम रूट पढ़ाएंगे कि जो एंटी माइक्रोबियल्स होते हैं वो उनका पोर्टल ऑफ एंट्री और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या होता है, उस पर हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद आपने एक सुना होगा इबोला वायरस। बहुत ही गंदा टाइप का वायरस है, और कोविड के बारे में तो क्या ही कहने, इसको तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। बर्ड फ्लू भी बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा, कई सारे इस पर क्या बोलते हैं, इसके साथ कंटेमिनेट भी हुए होंगे। इसके अलावा आपने एक सुना होगा H1N1 स्वाइन फ्लू, ये भी सुना है। जिका वायरस, इसने भी कई सारी डेथ ली थी। एक ही इंपॉर्टेंट वायरस होता है रेबीज वायरस। जब भी एनिमल बाइट होती है, कोई भी जानवर आपको काट लेता है, तो आपको एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवानी होती है, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन, है ना। ठीक है, एंटी रेबीज वैक्सीन क्या करता है सर, जानवरों का जो सलाइवा होता है उसमें रेबीज वायरस प्रेजेंट होता है। जब वो आपको काट लेते हैं तो आपके ब्लड में ये आ जाता है, और उसकी वजह से आपको रेबीज का इन्फेक्शन हो जाता है। और रेबीज के इन्फेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, आपको होता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगने लगेगा। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर सर्दी का मौसम है, पानी से तो हमको वैसे भी डर लगता है। तो अभी आपको पानी से सिर्फ नहाने से डर लगता है सर, इसमें आपको पानी को देखने से भी डर लगेगा। और इसका इलाज नहीं है, एक बार ये हो गया तो फिर ये परमानेंट ही होता है, फिर ये सही नहीं हो सकता। इस वजह से जैसे ही आपको जानवर कोई काट ले, आप तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाना शुरू कर दें। इसका टेन्योर होता है 5 इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद ये इसका टेन्योर पूरा कंप्लीट हो जाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस, इसको तो लगभग इरेडिकेट कर दिया गया है हर तरफ से। इतनी गंदी वैक्स, इतना ज़्यादा गंदा ये वायरस था, लोगों को अपाहिज कर देता था। आई एम सो सॉरी, बोलते बोलते मेरी सांस फूल गई। आजकल तबीयत ठीक नहीं है, वायरल हो रखा है मुझे भी, उसकी वजह से। खैर चलो, पोलियो के बारे में तो सभी को पता है, पोलियो का ड्रॉप भी पिलाते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, सब लोग इसका प्रमोशन भी करते हैं। लास्ट है पॉक्स। पॉक्स में आ जाता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, एक अभी बीच में बहुत ज़्यादा चली थी मंकी पॉक्स, है ना, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, बीच में मंकी पॉक्स बहुत ज़्यादा चल गया था। अच्छा, ये सारे के सारे क्यों हुए थे, अचानक से बढ़ गए थे। और आजकल ये जो स्मॉल पॉक्स है सॉरी, स्मॉल पॉक्स काफ़ी हो रहा है। स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो चुकी है पूरी दुनिया से, ये तो आपको सबको पता होगा, यस और नो। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुकी है, ये अब दुनिया में नहीं पाई जाती, पहले बहुत होती थी। चिकन पॉक्स अभी भी है, बहुत सारे लोगों को होता है और होके चला जाता है। मंकी पॉक्स हुआ था कई सारे लोगों को, फिर अपने आप सही हो गया। और मंकी पॉक्स के उठने के बारे में ज़्यादातर ये बोला जा रहा था साइंटिस्ट के द्वारा कि लोगों की इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से मंकी पॉक्स ने उनको इन्फेक्टेड कर दिया, वरना पहले ऐसा होता नहीं था। ठीक है, इसके अलावा एक डिजीज़ और आपने सुनी होगी जो आजकल काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर रही है, वो है मिजल्स। ये भी एक वायरल डिजीज़ है। मिजल्स बहुत सारे लोगों को हो रहा है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन में, तो मिजल्स से बचने की ज़रूरत है। मिजल्स का मज़े की बात यह है कि मिजल्स का वैक्सीनेशन जिन लोगों को हो चुका है उनको भी मिजल्स हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहले कभी नहीं हुआ, अब दोबारा से फिर से ये प्रॉब्लम उठ रही है, इस पर रिसर्च हो रही है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं बताता हूँ। बस फिलहाल की चीज़ ये है कि आजकल मीजल्स के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत लोगों को हो रहा है, तो आपको इन वायरल इन्फेक्शन से बच के रहना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है। इनसे बचने के लिए और इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए क्या करना है, 2 चीज़ें करनी सर। पहला तो जो नहीं करना है उसको नहीं करना है, जैसे कि ड्रग्स नहीं लेने, ड्रग्स मतलब नशे की चीज़ें नहीं लेनी है, टोबैको यूज़ नहीं करना, अल्कोहल यूज़ नहीं करना, जंक फूड नहीं खाना। सॉरी यंगस्टर्स, आप लोग जंक फूड के बिना नहीं रह पाते हो मुझे पता है, लेकिन जंक फूड आपको बहुत नुकसान करता है, आपको जंक फूड नहीं पाना। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको साफ पानी पीना है, क्लीन वाटर। ठीक है, गंदे पानी में बहुत सारे वायरस होते हैं, और गंदा पानी आपको बहुत नुकसान कर जाता है, जैसे कि कॉलरा। उसमें वो कॉलरा तो खैर बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन गंदे पानी से आप बीमार बहुत जल्दी पड़ते हो। ठीक है,
और क्या चीज़ करनी है, उसकी लिस्ट में क्या क्या आएगा सर? क्या चीज़ें हमें करनी है? हमें हेल्दी डाइट लेनी है, हमको वैक्सीनेशन मेंटेन रखना है, हमको अपना प्रिकॉशन मेंटेन रखना है। ठीक है, ये हमें जो चीज़ें करनी है उनको, और नहीं करनी उनको खास ध्यान रखना है। ओके, नाउ जाते जाते एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये जो वायरस का हमने आपको शेप दिखाया है, ये शेप क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की। जब हमने बैक्टीरिया की बात करी थी तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया के सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता दूं सर, ये वायरस को खत्म नहीं करते हैं। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कैन नॉट किल द वायरस। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या करता है? ये इसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ये बात आप बिल्कुल खास तौर पे समझ लें सर। जैसे कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मार देता है, ये ड्रग बैक्टीरिया को मारता, वायरस को मारता नहीं है, ये इसकी ग्रोथ को स्लो कर देता है। कैसे करता है? ये जो वायरस की टिप्स है ना, ये जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इन टिप्स के जरिए ही वायरस लिविंग सेल्स के साथ अटैच होता है, और अटैच होने के बाद उनके अंदर जाता है, और उसके बाद उनको अंदर से खा जाता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या करते हैं सर? वो इनके ऊपर एक लेयर बना देते हैं। जैसे कि ये मैंने बॉल रख दिया गोल गोल, इनके साथ इसको चिपका दिया। अब इसके जितने भी ये अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए। तो ये वायरस पूरे में घूमता तो रहेगा, लेकिन कहीं पे अटैच हो ही नहीं पाएगा। तो जब अटैच नहीं हो पाएगा, और आपको पता है कि ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही रेप्लिकेट करते हैं, अपने आप तो ये रेप्लिकेट हो नहीं सकते। तो जब ये अटैच नहीं होगा तो ये ऐसे ही घूमता रहेगा, और ये अपने आप अपनी लाइफ खत्म करके अपने आप मर जाएगा। ये डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा, रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और किसी को बीमार नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स क्या करते हैं? ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। इतना स्लो कर देते हैं, इतना स्लो कर देते हैं कि उस वायरस के बॉडी में होने या ना होने का कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं है। अब बॉडी में वायरस है या नहीं है, ये आप ब्लड टेस्ट करके कर सकते हो, और उस पर निकाला जाता है वायरल लोड। ठीक है, बॉडी में वायरस कितना है उसका टेस्ट होता है, जिसकी यूनिट होती है वायरल लोड। वायरल लोड जितना कम है, उसका मतलब वायरस लगभग ना के बराबर है, या आपको बीमार नहीं कर सकता। वायरल लोड अगर ज़्यादा है तो फिर आपको बीमार कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी, ये जो थेरेपी है, ये मोस्टली यूज़ होती HIV में, HCV में, और HBsAg में। ठीक है, ये तीन सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारे वायरल ड्रग्स, वायरल इन्फेक्शंस हैं। और एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जब हम यूज़ करते हैं तो वो इन तीनों पर्टिकुलर वायरस के ग्रोथ को रोक देता है, इतना स्लो कर देता है कि वायरस बॉडी में होता तो है लेकिन बीमार नहीं कर पाता। और जो बाकी डिजीजेस हैं जिस पे हम, जैसे कोविड था, कोविड पे हमने जब ARV चलाया, तो कोविड में क्या हुआ? कोविड का अपना एक टेन्योर था, वो टेन्योर ख़त्म करने के बाद कोविड अपने आप ख़त्म हो गया। तो ARV चलाने के बाद जो इन्फेक्ट करने लायक वायरस थे बॉडी में, वो तो अपने आप मर गए, उन वो मल्टीप्लाई कर नहीं पाए, रेप्लिकेट नहीं कर पाए, वो अपने आप ख़त्म हो गए। तो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन HIV और HCV HBsAg के केस में थोड़ा सा गड़बड़ी होती है। इसीलिए हम अपने स्टाफ को जब भी पोस्टिंग देते हैं क्लिनिकल्स में, सबसे पहले हम उनको सिखाते हैं NSI, नीडल स्टिक इंजरी से बचना, क्योंकि सबसे ज़्यादा केस इसी के होते हैं। NSI क्या है उस पर डिटेल्ड लेक्चर आएगा, परेशान ना हो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम एक बात कर लेते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कौन सा है। एक वायरल ड्रग का नाम हमने पूछा था, तो उसका नाम है एसिक्लोविर। सॉरी, तो मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है ना। एसिक्लोविर, ये एक एंटीवायरल ड्रग है जो कोविड में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ठीक है, वायरस के बारे में हम, जैसे हमने बैक्टीरिया के अलग अलग क्लासिफिकेशन किए थे, वायरस के भी अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशंस हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन। ये सिर्फ आपको नाम में इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को पढ़ना है तो माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ सकता है। बाल्टीमोर क्लासिफिकेशंस के अंडर में हम वायरस को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और
उनको अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों से हम फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। वायरस के बारे में एक बहुत ही खतरनाक बात और है जो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे। मैं जब स्टडी कर रहा था और जब मैंने अभी इस की तैयारी करी है इस प्रेजेंटेशन को बनाने की, तभी मैंने भी इस चीज़ को ध्यान दिया। पहले भी मैंने सुना था इस चीज़ को, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन अभी डिटेल में मैंने जब पढ़ा तब मुझे समझ में आया। एक रिसर्च है जो ये कहती है कि वायरल इन्फेक्शन कैंसर भी बना सकता है। सोचकर देखो, एक ऐसा वायरस है या कोई ऐसा वायरस है जो अगर वायरल इन्फेक्शन आपको कर रहा है तो वायरल इन्फेक्शन आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैंसर में। हालांकि ऐसा कोई भी वायरस जो पर्टिकुलरली ऑन्को वायरस हो, या ऑन्को वायरस का मतलब ऐसा वायरस जो कैंसर पैदा करता हो, ऐसा कोई भी पर्टिकुलर वायरस पहचाना नहीं गया है। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स में जब वायरल डिजीज़ हुआ तो उनको कैंसर डेवलप हो गया, ये भी देखा गया है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है और इस पर ज़्यादा डिटेल हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ लो कि वायरल डिजीज़ या वायरस कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। दिस इज़ अ ट्रू फैक्ट। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा स्टडी करनी है, आप CDC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, WHO पे पढ़ सकते हैं, NCBI पे भी पढ़ सकते हैं, या फिर मायो क्लिनिक की ऐप है उसमें भी आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है, आपको उसमें मिल जाएंगी। हालांकि हमारा जो पर्पज़ है हमारी इस पूरी ट्रेनिंग का वो यही है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करना है हमको अपने हेल्थ केयर सेटअप में, तो इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको ये बताने के लिए कि आपको इसे कितना ज़्यादा सीरियस लेके काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ, जैसे बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स थे, वैसे ही वायरस के भी अलग अलग शेप हो सकते हैं। वायरस के शेप कौन कौन से हो सकते हैं सर, कोई बताना चाहेगा? चलो कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ। वायरस के अलग अलग जो शेप्स होते हैं वो, एक मिनट, या तो लीनियर हो सकता है। लीनियर का मतलब लाइन। वायरस जब इकट्ठा होगा तो लाइन लाइन के फॉर्म में होगा, ऐसे लाइन बनती चली जाएगी। या फिर सर्कुलर हो सकता है, जब इकट्ठा होगा तो ऐसे करके सर्कल के बंचेस में बन जाएगा। या फिर सेगमेंटेड हो सकता है। सेगमेंटेड का मतलब एक जगह पे इकट्ठा हुआ, एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हुआ, फिर एक जगह ऐसे इकट्ठा हो गया। इस तरह से वायरस अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकता है। नाउ, एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, कोविड से रिलेटेड ही है। कोविड का जो वायरस था उसको नाम दिया गया था नोवल कोरोना वायरस। क्या नाम दिया गया था? नोवल कोरोना वायरस, ठीक है। इसको पूरा नाम दिया था कोविड-19। ये नॉमेनक्लेचर था। कोविड का मतलब कोरोना वायरस डिजीज, COVID, कोरोना वायरस डिजीज। 2019 में इसको ढूंढा गया था, तो ये कोविड-19 था। अब सर ये नोवल क्या चीज़ है? ये क्या किसी नॉवेल लिखी थी क्या किसी ने? नहीं, नॉवेल तो नहीं है, और ये किसी को अवार्ड भी नहीं दिया गया, तो ये नोवेल क्या चीज़ है? तो मसला ये है कि जब भी कोई न्यू वायरस को डिटेक्ट किया जाता है जो पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं रहा, उसको बोलते हैं नोवल वायरस। समझे आप बात को? मतलब अगर कोरोना का, कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट सामने आता है और उसको नाम दिया जाता है कोविड-20 या कोविड-21, तो उसको नोवल नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ कोविड वायरस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहली बार ढूंढा जा चुका है और हमारे रिकॉर्ड में ऑलरेडी है। लेकिन अगर कोई नया वायरस ढूंढा जाएगा जो पहले कभी रिकॉर्ड में नहीं आया, कभी किसी ने इसके बारे में नहीं सुना, तो उसको बोलेंगे नोवल वायरस। ओके, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि नोवल वायरस क्या होता है। नोवल वायरस का मतलब जो पहले कभी ढूंढा ही नहीं गया, नया वायरस आया है, उसको हम नाम देंगे क्या? नोवल वायरस, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये लास्ट है, उसके बाद हम ये क्लास ख़त्म कर देंगे।
दुनिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वर्ल्ड में। क्या है ये? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है सबको पता होगा। अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे पहाड़ हैं, जो खूबसूरत पहाड़ियाँ होती हैं, या जो अंटार्कटिका का हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका और आर्कटिक है, इस पर बर्फ़ जमी हुई है, वो बर्फ़ पिघल रही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघल जाएगी। बर्फ़ पिघलने की वजह से क्या हो रहा है कि आज से 10,000 साल पहले या 20,000 साल पहले या उससे भी पुराने क्या होता है, देखो आज स्नोफॉल हुई, एक लेयर बर्फ़ की जम गई। देखो पहले आप इसको समझो, पहले कैसे होता है ये काम, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फ्लैट लेयर है। ठीक है, स्नोफॉल हुई, इस पे आकर बर्फ़ जम गई, एक लेयर जम गई। अगले साल फिर स्नोफॉल हुई, इसके ऊपर फिर एक लेयर बर्फ़ जम गई। इसके बाद फिर स्नो हुई, फिर एक लेयर जम गई। ऐसे ऐसे करके जमते 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 साल दर साल जब जब स्नोफॉल होती जाएगी, बर्फ़ जमती जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इतनी बर्फ़ जमी 10,000 सालों में। ठीक है, और उसके बाद इतनी ही बर्फ़ और जमती है अगले 10,000 सालों में। ठीक है, हम जो आज की डेट हैं सन 2023 में, हमारी बॉडी जिस वायरस को जानती है उस वायरस के खिलाफ हम इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। और वक्त दर वक्त धीरे धीरे हर कोई चेंज हो रहा है, वायरस भी चेंज हो रहे हैं, बैक्टीरिया भी चेंज हो रहा है, ह्यूमन भी चेंज हो रहा है, और इम्यूनिटी भी चेंज हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ सर? ग्लोबल वार्मिंग से इसकी एक लेयर पिघल गई, दूसरी लेयर पिघल गई, तीसरी लेयर पिघल गई, चौथी लेयर पिघल गई। अब क्या हुआ, 10,000 साल पहले कुछ ना कुछ बैक्टीरिया और वायरस रहे होंगे, है ना? वो बैक्टीरिया और वायरस जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे 10,000 साल पहले, वो एक्सपोज हो गए। अभी हमने बताया कि वायरस कभी मरता नहीं है, वायरस अपने आप को डेड कर लेता है और जैसे ही मौका मिलता है दोबारा से अलाइव हो जाता है। 10,000 साल पुराने वायरस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वापस इन्वायरमेंट में आ गए और ज़िंदा हो गए। लेकिन जो हमारे ह्यूमंस हैं, जो अभी ज़िंदा इंसान हैं, क्या वो इन 10,000 साल पुराने वायरस को पहचानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचानते। हमारे लिए ये वायरस बिल्कुल नया है, और इसका मतलब ये कि इन वायरस के लिए हमारे पास इम्यूनिटी नहीं है, इन वायरस की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, इन वायरस से लड़ने के पास हमारे पास सलूशन नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम इन एंशियंट वायरस के कांटेक्ट में आ गए तो हम डेफिनेटली बीमार पड़ेंगे, चाहे हम जितनी वैक्सीन लगवा लें। और सोच कर देखो एक बार, ये और 10,000 साल पीछे चला गया, अगर ये भी बर्फ घुल गई तो और नए वायरस आ जाएंगे मार्केट में। मार्केट क्या मतलब, इन्वायरमेंट में, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। ये कैसे हैं, क्या काम करते हैं, हमको क्या पता, इनके लिए कोई इम्यूनिटी तो हमारी बॉडी में है नहीं। फिर अब हम क्या करेंगे सर? बताओ, हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते सर। हम इनसे लड़ने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी ज़ीरो है, हमें फिर से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये सारा का सारा सिर्फ क्यों हो रहा है? सिर्फ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी तो ये ग्लेशियर्स नहीं पिघलेंगे और ये नए नए वायरस नहीं आएंगे। आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये? ठीक है, तो खैर, अभी वायरस से रिलेटेड नए अपडेट रोज़ आते हैं, रोज़ आते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। आपको जो एक चीज़ कंसिस्टेंट रहेगी, हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, कंटिन्यू रखना है, वो आपको रहेगा कि आपको वायरस से बचना कैसे है। और वायरस से बचने के आपके पास ये 3 ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। पहला, आप अपने आप को प्रिवेंट करके रखो। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके रखो सर। और तीसरा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए। आप इन तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि चाहे वायरस 10,000 साल पुराना हो या 10,000 साल बाद का हो, अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन करते रहोगे तो आपकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ने के चांसेस नील हैं, बहुत ही कम हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारे जो बचे हुए
माइक्रोब्स हैं, यानी कि फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और पैरासाइट हो गया। इन तीनों को हम फिनिश करेंगे एक ही वीडियो में, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम सीधे आ जाएंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन पे। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, जिसमें हमको हमारे प्यारे मिस्टर जीवाणु बताएंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और इन्फेक्शन को कैसे फैलाते हैं। तो सर आप परेशान क्यों होते हो? कोई बात नहीं, आपको वायरस हो गया। अभी हमने पढ़ा कि वायरस परमानेंट नहीं रहता, वायरस कुछ टाइम रहेगा फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, आप गंदी काम मत करिए, ठीक है? तो अभी आप स्माइल कीजिए, थोड़े दिनों के बाद आप वापस से ठीक हो जाएंगे और फिर हम अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो फिलहाल के लिए आप रेस्ट कीजिए, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि हमें आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी पूरा सीखने को मिले, जिनमें से 2 अभी बाकी हैं। फिर हम आपकी चेन ऑफ इन्फेक्शन सीखेंगे, आपकी साइकिल सीखेंगे, सारी चीज़ें आपसे सीखेंगे, ठीक है जी? ओके सर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ, टाटा।